हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय 2 बहुपद के इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसमें हम बहुपद के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को समझेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर के नाम ही क्या है? बहुपद। तो हम बहुपद को जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं और इसमें चर, गुणांक और घातांक का उपयोग किया जाता है। इसमें चर का घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों को एक एक करके समझाती हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला गया है? परिभाषा में बोला गया है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होता है? एक चर जो होता है, चर और अचर जो होता है, गुणा घातांक का उपयोग किया जाता है। और चर का घातांक क्या होता है? हमेशा पूर्ण संख्या होता है। और बहुपद में चर और अचर क्या होते हैं? तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसका उदाहरण भी हमने यहाँ दे रखा है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण है x² प्लस 2x² प्लस 11। तो यहाँ पर देखिए, चर जो हमारा है, चर पद यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर चर पद दे रखा है x² और अचर पद कौन सा है? तो अचर पद हमारा है 2 हो गया, 11 हो गया। ये हमारा कैसा पद है? अचर पद है। ये जो देखिए, ये हमारा चर पद है और ये भी चर पद है और ये अचर पद है। और इसका घात क्या बोला है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब देखिए, इसका घात बोला है पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तब ऐसी संख्या जो 0 से लेकर क्या हो? अनंत तक जाती है। 0 से लेकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद का भी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि जो बहुपद का यहाँ पर घात दे रखा है, यहाँ पर x⁻², ये कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। ये जो संख्या होगा, इसके ऊपर इसका जो घात होगा वो क्या होना चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। यानी कि जैसे 2 हो गया, जैसे यहाँ पर भी 2 है, या मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा हमारा 3x² और प्लस 2 हो जाएगा 2x। तो यानी कि इसका जो घात होगा हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बहुपद का घात होता है, तो ऑप्शन दे रखेगा विषम संख्या, पूर्ण संख्या, गुणांक संख्या। तो क्या मानना है? पूर्ण संख्या, क्योंकि बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। यानी कि बहुपद का घात 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 3 हो सकता है। यहाँ पर तो आप लोग 3 यानी कि तीन घात वाले बहुपद तक ही पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुपद का घात 1, 2, 3, 0 ये सब हो सकता है। लेकिन बहुपद का घात कभी भी बट्टे में नहीं होगा, ना तो ऐसे अंदर रूट में होगा। ये सब बहुपद का पहचान नहीं है। तो यही कह रहा है परिभाषा में कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं और जिसमें चर का गुणांक और घातांक का उपयोग किया जाता है। ये चर का हो गया गुणा, यह अचर का गुणांक हो गया, और चर के साथ क्या है? ये जुड़ा हुआ है गुणा के रूप में। ऐसे 2 में x में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x। और बोला है गुणांक का उपयोग और घातांक का, यानी कि ये घात हमारा हो गया। ये किसका घात है? अचर पद का घात है। और किस पे है? चर पे है। यही बोला है उपयोग किया जाता है। और इसमें चर का घातांक हमेशा पूर्ण संख्या, यानी कि 2, 3, 4 ये हो सकता है, बट्टे में नहीं होगा, ना तो रूट में। और इसमें एक चीज़ है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? यानी कि बीजीय व्यंजक ऐसा मतलब कि पद जिसमें चर और अचर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, प्लस माइनस के साथ चर और अचर। जैसे ये हो गया हमारा, ये बीजीय व्यंजक का रूप हो गया। ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक का रूप है। ऐसे कोई भी दे रखा है तो क्या है? बीजीय व्यंजक। यानी कि चर और अचर
प्लस माइनस गुणा के साथ जिसमें जुड़े रहते हैं जिस पद में, वो भी क्या है, बीजीय व्यंजक। तो एक प्रकार की ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चर है, अचर है, और ये चर पद है, ये प्लस के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर अचर जो पद है ये क्या है, गुणा के साथ चर के साथ जुड़ा है। तो यही कह रहा है परिभाषा की वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद क्या होते हैं, गुणा प्लस के साथ जुड़े होते हैं, और जिसका घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद का परिभाषा क्या है और बहुपद क्या होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब समझेंगे हम बहुपद का संरचना, यानी कि बहुपद किससे मिलकर बना होता है। यह चर और अचर से मिलकर बना होता है, जो जोड़ घटाव और गुणा द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जस्ट हमने पीछे बताया है कि ये जो चर पद है ये अचर पद के साथ गुणा हुआ है, तभी तो x स्क्वायर हुआ है, और प्लस यहाँ पर 2 जो है चर के साथ गुणा हुआ तो 2x हुआ है, और प्लस ये क्या है, अचर पद है। तो यही बोला है कि जिसका संरचना जो होता है चर और अचर से मिलकर क्या होता है, बना होता है, और वो जोड़ घटाव और गुणे द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इसका पहचान क्या है, तो पहचान देखेंगे। इसका पहचान है चर की घात भिन्नात्मक ऋणात्मक वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो चर के घात है, यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे कि मान लेते हैं एक उदाहरण एक ले लेंगे और समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 और बराबर। तो अब ये देखिए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये जो चर पद है, यहाँ चर कौन है, ये x है, ये वाला चर है, और चर कौन है, यहाँ पर ये जो है x क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो ये बोला गया है कि इसका जो संरचना है, यानी कि इसका जो पहचान है, इसका जो घात है, या ये तो ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस का 2 माइनस का 3 या माइनस का 4 नहीं होना चाहिए, और इसका जो ये घात है, इसका ये भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसे वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो यही इसका संरचना, यही इसका क्या है, पहचान है बहुपद का। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे पद के आधार पे। तो पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पद के आधार पे बहुपद, तो आप समझिए क्या है, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर कितने बहुपद हो जाएंगे, तो 3। कौन कौन, तो एक पदी बहुपद, एक पदी, दूसरा हो जाएगा द्विपदी, और तीसरा हो जाएगा त्रिपदी। यानी कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, और जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि ये 5 है, 5x है, तो ये कितने पद है, इसमें एक पद है। अब यहाँ पर 2 पद हो जाएगा द्विपदी बहुपद में, और त्रिपदी बहुपद में कितना पद हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। कितना पद, 3 पद। तो यही बोला जा रहा है कि पद के आधार पर कितना बहुपद होता है, 3। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी बहुपद में कितने घात होंगे, कितने पद होंगे, 1, द्विपदी में 2 और त्रिपदी में 3 क्या होंगे, पद होंगे। तो एक पदी बहुपद का यदि पूछा जाए परिभाषा, तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो। यहाँ पर बोला ही जा रहा है एक पद, यानी कि एक पद, और यहाँ पर द्विपदी यानी कि 2 पद, और यहाँ पर त्रिपदी, यहाँ पर यानी कि 3 पद। यानी कि जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, और जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद, और जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। आगे हमारा दे रखा है, अब आगे है घात। घात क्या होता है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद का घात या डिग्री कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें बहुपद का घात क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण के साथ समझेंगे। यहाँ पर जैसे उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर सबसे अधिक घात कहाँ पर है, तो इस पे देख रहे हैं कि 1 का घात है, 3x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ 2x पर पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर तो पावर 1 है। तो इसमें सबसे अधिक पावर किस पे है, 2, यानी कि यहाँ पर है। तो यही क्या हो जाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा, यानी कि डिग्री कहलाएगा। जैसे कि एक अन्य उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए आप लोग,
एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुपद का घात निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4x पर पावर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना मान लेते हैं 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक घात किसका है, तो x पर पावर 2 है, यहाँ पर x पर पावर 1 है और यहाँ पर एक 3 पर पावर 1 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक घात किसका है, इस वाले पद का। तो यही क्या हो जाएगा, ये बहुपद का 2 क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, क्योंकि x से बड़ा 2 है तो इसीलिए बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यानी कि चर पद का सबसे अधिक वाला, यानी कि जो चर पद है ये अचर पद को नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर बहुपद में चर पद के सबसे बड़ी घात को बहुपद का डिग्री कहते हैं। यहाँ पर जो ये अचर है इसको तो साफ लेना ही नहीं है, इसको तो हम बस समझाने के लिए बताए हैं कि मान लीजिए इसका घात 1 है, इसका 1 है तो इसका 2 है, तो सबसे अधिक कौन सा है, 2 है। और यहाँ पर देखिए चर का 1 घात है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसमें सबसे अधिक क्या है, तो 2, यही बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पीछे हम क्या समझे हैं कि पद के आधार पर, यहाँ पर बोला जाता है कि घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। पहला है रैखिक बहुपद, जैसा हमने पीछे पढ़ा है एक पदी बहुपद, वैसे ही पहला प्रकार इसका क्या है, रैखिक बहुपद। ये किसके आधार पर है, तो घात, यानी कि ये घात ये इसके आधार पे, यानी कि इसके पावर 1 भी हो सकता है x के जगह पे, इसके पावर 2 जैसे है, इसके पावर 1 भी हम लिख सकते हैं x के जगह पे, और x के पावर जो 2 है इसके जगह पर हम 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रैखिक, यानी कि जिसका घात 1 रहेगा तो उसे रैखिक कहेंगे, और जिसका घात यहाँ पर 2 हो गया उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कह देंगे, और जिसका घात 3 रहेगा उसे क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। तो वही घात के आधार पर प्रकार होता है बहुपद का। पहला है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर उदाहरण है 2x माइनस 3, इसका घात कितना है, 1 है। चर का घात कितना है, 1 है। अचर का तो लेना ही नहीं है, सिर्फ चर का देखना है। तो चर का घात कितना है, 1 है, तो एक ऐसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे 2x प्लस 5 है, तो इस पे भी कि x का पावर कितना है, 1 है, तो एक ऐसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब आगे देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण है y स्क्वायर माइनस 2, यानी कि y का पावर, यानी कि चर का घात कितना है, 2 है। अब यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x का घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चर का घात है सब में कितना है, 2 है, तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, दो, जिसमें भी 2 घात रहेगा उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। जिसमें 1 घात होगा उसे क्या कहेंगे, एक यानी कि रैखिक बहुपद कहेंगे। एक घाती नहीं, इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं त्रिघाती बहुपद। आगे अब समझ लेते हैं त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है 3x पर पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर चर का घात कितना है, 3 है और 2 है, तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 3 है, तो इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 3। तो 3 है जब इसका घात, तो कैसा बहुपद कहेंगे, तो त्रिघाती बहुपद कहेंगे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद का ही मतलब होता है जिसका 3 घात हो। अब यहाँ पर देखते हैं x पर पावर क्यू, यहाँ पर भी बहुपद का, यानी कि चर का घात कितना है, 3, तो कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब आगे समझ लेते हैं बहुपद का रूप, यानी कि हम ये जो तीनों बहुपद पढ़े, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, यानी कि ये किस रूप में लिखे जाएंगे। तो रैखिक बहुपद, यानी कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद को हम लिखते हैं, रैखिक बहुपद को लिखते हैं ax प्लस बी, और द्विघाती बहुपद को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ त्रिघात बहुपद को लिखते हैं ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही क्या होता है, उसका शून्यक होता है। जैसे द्विघात बहुपद का 2 घात होता है तो उसका शून्य कितना निकलेगा, हमेशा 2 निकलेगा। त्रिघात बहुपद का 3 घात होता है, उसका शून्य कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। और एक रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, 1 होता है, तो उसका शून्य कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब चलिए अब आगे समझते हैं बहुपद निकालने का सूत्र। यहाँ पर बहुपद निकालने का सूत्र होता है
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। अब यहाँ पर ए बी और सी को निकालना सीख लेंगे। तो ए बी सी का मान कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई समीकरण ले लेते हैं, यही वाला समीकरण ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5। तो यहाँ पर ए और बी कौन होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये ए होता है और ये बी होता है और ये क्या होता है, सी होता है। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा कि बताइए कि इसमें ए का मान कितना है। तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 3 और सी का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब एक और समीकरण से समझ लेंगे कि इसमें ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो अब यहाँ पर कैसे हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे। तो ये हम बताए हैं कि ये वाला जो होता है हमेशा x का पहला गुणांक क्या होता है, x के साथ जो गुणा हुआ रहता है उसी को हम लोग ए कहते हैं। और यहाँ पर x का गुणांक को क्या कहेंगे, b कहेंगे। और यहाँ ये वाला जो होता है अचर पद क्या होता है, ये c होता है। तो ये हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3, a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा हमारा, b का मान हो जाएगा, a का मान लिखते हैं 3 और b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 6। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि a का मान, b का मान और c का मान कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में बोलेगा कि यहाँ पर बताइए शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ b कितना दे रखा है 2, तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए। तो b का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, माइनस का 2 और बटे ए का मान कितना है 3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए c बटे ए, तो c का मान कितना दे रखा है 6 और ए का मान कितना है 3। तो यहाँ पर रखेंगे कि 6 बटे, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि उसका गुणनफल कितना आ गया 2 और शून्यकों का योग कितना आ गया 2 बटे 3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते। अब इसमें समझना है आप लोगों को कि इसमें शून्य कितना है। ये फर्स्ट आकृति यानी कि स्थिति 1 का 2 आकृति दे रखा है और स्थिति 2 का 2 आकृति है यहाँ पे, और इन दोनों में बताना है कि इसका शून्यक कितना होगा। तो देखिए शून्यक सबसे पहले आप लोग एक दिमाग में बातें बैठाइएगा कि शून्यक यानी कि उस बहुपद का, यानी कि उस आलेख का उतना ही शून्यक होगा। यानी कि जब एक्स अक्ष पे वो जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, उस यानी कि एक्स अक्ष से होकर जितना बार क्या करेगा, गुजरेगा, यानी कि एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी बार टच करेगी, यानी कि जितनी बार एक्स अक्ष से होकर जाएगी उसका उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। और आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता क्या है। देखिए ऐसे हम लोग रेखा यानी कि ऐसे खींच देते हैं। तो ये जो हमारा होता है एक्स होता है और यहाँ एक्स डैश, और ये जो ऊपर वाला होता है, देखिए ये ऊपर वाला जो होता है वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो हमारा होता है ये एक्स अक्ष होता है और ये वाला जो होता है वाई अक्ष होता है, और इसी को बोला जा रहा है। यानी कि ये जो एक्स अक्ष हमारा है, ये जो क्या है एक्स अक्ष हमारा है, उसी को जितना बार कोई रेखा, मान लेते हैं कोई रेखा ऐसे गई तो एक्स अक्ष को कितना बार टच की, एक बार। ये तो वाई अक्ष है और एक्स अक्ष को कितना बार टच की, एक बार। तो इसीलिए इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे कि अब दूसरा समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और यहाँ पर कोई रेखा ऐसे गई तो एक्स अक्ष को कितना बार टच की, 1 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। तो सेम यही चीज़ें आकृति में क्या करना है, समझना है। तो फर्स्ट आकृति में देखते हैं ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और ये इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको 0 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से एक रेखा गई, यहाँ से ऐसे एक रेखा गई है और ए डैश पे क्या करती है, एक्स अक्ष को टच करती है। तो कितने बार टच की, 1
और 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखते हैं कोई रेखा है ऐसे गई है और ये कितने बार एक्स अक्ष को टच करती है, तो ए डैश और ए, तो कितने बार 1 और 2, तो इसका भी शून्य कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखते हैं स्थिति 2 में कि ये एक्स अक्ष हुआ और ये हमारा वाई अक्ष और ये मूल बिंदु, तो यहाँ पर एक कोई रेखा कैसे गई है, तो ऐसे करके ऐसे गई है, तो यहाँ पर कितने बार टच की है, एक बार ए पर, तो इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। और यहाँ पर देखते हैं तो ये रेखा ऐसे गई है तो कितना बार टच की 1 बार, तो इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली में ऐसे ही अगले प्रश्नावली में सेम यही आकृति दिया हुआ रहेगा, हमें बताना है कि उसमें शून्य कितना है, इसलिए हम ये उदाहरण किया कि आपको समझा दिए। अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे।